नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्यारा चैनल एमपी जॉन पर स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताने जा रहे हैं हम क्लास 12 केमिस्ट्री। क्लास 12 केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। और फिजिकल केमिस्ट्री आपको बता रहे हैं अभी हम, उसके बाद आप लोगों का सपोर्ट अच्छा मिलेगा। आप लोग देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वीडियो को शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों के बीच में, तो फिर मैं इनऑर्गेनिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा और ज़्यादा उसमें सपोर्ट मिलेगा तो फिर मैं लाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव, मतलब पूरा केमिस्ट्री मैं करवा दूंगा। लेकिन हमको देखना है, मुझे ये देखना है कि क्या आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री में लव और सपोर्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। बड़ा ही अजब गजब तरीके से आपको बताएंगे हम और एकदम मजा आएगा और आपको याद हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा वीडियो, और पसंद आए तो फिर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लीजिएगा प्रेस। जब भी मेरा वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर जो है ना, आपको क्वेश्चन दिया गया है, आप देखिए। और उसका हम आपको यदि आंसर पता है तो आप बता भी सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं और आपको यदि पता है तो आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन जो है चैप्टर 1 का बता रहे हैं आपको हम। चैप्टर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है क्या निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, ठीक है। 2017 में पूछा गया है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आप बताइए क्या होगा इसका। ए नंबर है क्या सिलिकॉन कार्बाइड, बी है ग्रेफाइट, और सी है कॉटर्ज कांच, और डी है क्रोम एलम। इसका सही सही आपको आंसर देना है, जल्दी से दीजिए, फटाफट टाइप कीजिए। इसका आंसर होगा, आपको मैं बता रहा हूं, आपका यदि आप सोच लिए होंगे या टाइप कर दिए हैं तो इसका आंसर होगा सी कॉटर्ज कांच SiO2। जी सेकेंड नंबर क्वेश्चन है क्या निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। इसका ऑप्शन है क्या, सुनिएगा ऑप्शन। विभिन्न दिशाओं में समान गुण, सुस्पष्ट द्रव्यमांक, सी निश्चित ज्यामितीय आकृति, और डी उच्च आंतराणविक बल। तो इसका आंसर बताइएगा दो का क्या होगा। तो दो का हम बता रहे हैं आपको, दो का क होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ए बोल रहे हैं, ठीक है ना। ए विभिन्न दिशाओं में समान गुण, विभिन्न दिशाओं में समान गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपको यही कहेंगे दोस्तों कि ये आप देख लीजिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। किसी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है ना। आप इसको देख लीजिए और क्वेश्चन बैंक का कर लीजिए, दिक्कत नहीं हो। एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आइएगा, 100% ये मेरा गारंटी है, ठीक है ना। मैं आपको गारंटी देता हूं यहां से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, ए है 4, बी है 7, सी है 14 और डी है 8। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से फटाफट स्पीड में टाइप कीजिए। जी मैं बताता हूं इसका आंसर। 3 का होगा, बी होगा 7। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है 7। पॉइंट में नोटेड, दिमाग में नोट कर लो, छाप लो और ठोकम ठोक तरीके से याद करो, ठीक है। चलिए 4 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन कहता है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की संख्या होती है 3, बी है 1, सी है 4 और डी है 14। बताइए क्या होगा इसका आंसर। 4 का मैं बताता हूं आपको। 4 का ए होगा 3। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की संख्या होती है 3 होती है, 3 दिमाग में नोट कीजिए, 3 होती है, जल्दी से। चलिए अब देखते हैं NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। NaCl नमक की संरचना कैसी होती है। इसमें दिया गया है ए पिंड केंद्रित, बी फलक केंद्रित,
सी अष्टफलक और डी वर्ग तलीय। क्या होगा जल्दी से फटाफट बताइएगा। पांच का होगा फलक केंद्रित होगा। क्या होगा दोस्तों, नमक का संरचना कैसा होता है, फलक केंद्रित होता है, ठीक है ना। 6 नंबर, किसी क्रिस्टल के दो समानांतर तलों के मिलर निर्देशांक होते हैं, समान, बी भिन्न भिन्न, सी शून्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका होगा किसी भी क्रिस्टल के दो समानांतर तलों के मिलर निर्देशांक होते हैं, समान होते हैं। ए होगा आंसर, ए। आइए 7 नंबर देखिए, आपके स्क्रीन में फिगर दिया गया। 7 नंबर में फिगर है, निम्नलिखित संरचना वाले ठोस पदार्थ के बिंदु बी की समन्वय संख्या कितनी होगी। समन्वय संख्या कितनी होगी, आप देखिए फेस पर कितना है, देखिए फेस पर 6 है, 6 परमाणु कितने हैं, 6 हैं। तो फेस पर कितना होगा जी, 6 होगा। क्या होगा, 6। इसका आंसर क्या होगा, देखिए सबसे पहले ए दिया है 3, बी दिया है 4, सी दिया है 5 और डी दिया है 6। तो बताइए क्या होगा। तो आपको पहले बता दिए फेस पर 6 को आप गिन सकते हैं। फिगर दिया गया है, आप गिनिए कितना है, कितना बिंदु दिया है, बिंदु मतलब परमाणु कितना है, देखिए 6 है। 8 नंबर, किसी धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में धातु की समन्वय संख्या होती है, कितनी होती है। बोर्ड मॉडल है, किसी धातु की षष्ठभुजीय हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना में धातु की समन्वय संख्या कितनी होती है। 8 नंबर का ए आंसर बोल रहे हैं, ए ऑप्शन बोल रहे हैं 5, बी ऑप्शन 4, सी 8 और डी 12। क्या होगा जल्दी फटाफट स्पीड में बोलिएगा जी। षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग की संरचना होती है, 12 होती है। पॉइंट भी नोटेड, 12 होती है, ठीक है ना, दिमाग में नोट कर लीजिए 12 होती है। आपको जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, ठीक है ना, एकदम। ये ऐसा नहीं है क्वेश्चन बैंक से आपको बता रहे, क्वेश्चन बैंक में 1-2 को आंसर गलत भी दिया है, जिससे कि कभी कभी हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और 1-2 को आंसर गलत बोल देते हैं, ठीक है ना। ये आपका बुक से है, इसमें एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है। 9 नंबर, किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। ए घनाकार, बी ट्राइक्लिनिक, सी ऑर्थोरोम्बिक, डी टेट्रागोनल। क्या होगा जल्दी से बताइएगा स्पीड में जी। चलिए इसका आंसर बोले, ऑर्थोरोम्बिक होगा, ऑर्थोरोम्बिक जी। 10 नंबर क्वेश्चन, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। ए 2, बी 3, सी 4 और डी 12। तो इसका आंसर होगा पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या 2 होती है। कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है ना। चलिए आप 11 नंबर देखेंगे। कहता है ए और बी तत्वों से बने एक यौगिक की संरचना घनाकार है। ए परमाणु के घन के कोनों पर और बी परमाणु घन के फलकों के केंद्र में है। यौगिक का सूत्र कितना होगा। 11 का इसका होगा, ए है ऑप्शन AB, बी है A2B, सी है AB3 और डी है AB2। क्या होगा इसका आंसर होगा 11 का सी AB3। चलिए 12 का आप देखते हैं, सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या होती है। कितना होती है, ए 8, बी 4, सी 6 और डी 12। कितना होगा जल्दी से बोलिए, फटाफट बोलिएगा। सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या कितनी होती है। मैं आंसर बता रहा हूं आपको, 12 का ए होगा आंसर 8। चलिए 14 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष दोनों प्रकार प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बोल रहे, ठीक है ना। AgCl, ए बी AgBr, सी NaCl और डी NaBr, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर 13 का बताइएगा। 13 का होगा फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष दोनों जो प्रदर्शित करता है उसका नाम है NaCl नाम है, ठीक है। NaCl मतलब सी होगा इसका राइट, सॉरी। और 14 का होगा बी होगा, बी AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। AgBr जो है ना फ्रैंकल दोष भी और शॉटकी दोष भी, स्कॉटकी दोष भी, दोनों क्या करता है, दोष दोनों प्रदर्शित करता है, ठीक है ना।
अब आता है 15 नंबर, कहता है Na2O में Na प्लस और O2 माइनस आयनों की समन्वय संख्या कितनी होगी? ऑप्शन बोल रहा हूं मैं, ए 4 8, बी 8 4, सी 6 6, डी 8 8। आंसर बताइएगा आप इसका क्या होगा। चलिए मैं बताता हूं, 15 का आंसर होगा ए होगा 15 का आंसर, ठीक है ना। 15 का आंसर होगा आपको ए, ठीक। इसमें एक दो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए भी दिया गया है, तो आप यदि बोलेंगे तो बता देंगे। एक जो छोटा सा क्वेश्चन बताते हैं, जैसे 2 नंबर है कि NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, डैश होती है। NaCl क्रिस्टल की संरचना FCC होती है, फलक केंद्रित होती है, ठीक है। 3 नंबर है कांच डैश ठोस एक उदाहरण है, ये बेरवादार मतलब अक्रिस्टलीय ठोस का जो है ना उदाहरण है, ठीक है ना। और फिर 4 नंबर कहता है वह बिंदु दोष जो पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है उसको क्या कहते हैं? उसको एस्कॉटकी दोष कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड चैप्टर में चलेंगे, बिलियन में चलेंगे, वो तो फर्स्ट चैप्टर का था। अब हम लोग सेकेंड में आए। सेकेंड में 1 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जो बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है, घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक उन्नयन, ताप। तो बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसका कारण क्या है? प्रासरण, बी जल अपघटन, सी हिमांक का अवनमन, डी क्वथनांक का उन्नयन। तो क्या होगा इसका बताइएगा 2 का। जी मेरे ख्याल से जब हम बर्फ में नमक मिला देते हैं तो उसका जो है टेम्परेचर घट जाता है, 0 से कम हो जाता है, तो इसका मतलब उसमें कारण है हिमांक का अवनमन, फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए 3 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 3 नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। जल में AB यौगिक को घुलाने पर वह पूर्णतः संयोजित होकर AB2 अणु के रूप में बदल जाता है। AB का आणविक द्रव्यमान 50 है, हिमांक अवनमन विधि से ज्ञात कीजिए। इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा? 50 होगा, 100 होगा, 200 होगा, 400 होगा। आपको दिखाई पड़ रहा क्या होगा आंसर? फटाफट ठोकम ठोक तरीके से बताओ। 3 का होगा, मैं बता रहा हूं 3 का होगा 400, डी। फिर 4 नंबर क्वेश्चन, सिर्फ एक कण ही अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल जाते हैं। ऑप्शन बोल रहा हूं मैं, विलायक के अणु, जटिल आयन, सरल आयन। तो 4 का आंसर बता रहा हूं मैं, आपको यदि पता है तो आप टाइप करें। 4 का क्या होगा? 4 का होगा ए, अर्धपारगम्य झिल्ली से सिर्फ विलायक का अणु निकलता है, सिर्फ विलायक का अणु, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब चलिए निम्नलिखित 5 नंबर, निम्नलिखित जलीय विलयन में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है? ऑप्शन है ए NaOH का, बी Na2SO4 का, सी NH4NO3 का, डी KNO3 का। 2017 में पूछा गया बिहार बोर्ड में, कान खोल के सुनो। इसका आंसर हो जाएगा बी Na2SO4, इसका क्वथनांक का उन्नयन अधिकतम होता है, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? K2SO4, बी NaCl, यूरिया, डी ग्लूकोज। क्या होगा बताइए जल्दी से स्पीड में। मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए, मैं बताता हूं आपको, इसका आंसर होना चाहिए K2SO4 होना चाहिए, पोटासियम सल्फेट। नेक्स्ट 7 नंबर, एक जलीय विलयन -0.186 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और Kf और Kb के मान क्रमशः 1.686 और 0.512 है। क्वथनांक उन्नयन क्या होगा? ए 0.186, बी 1.86, सी 0.0512, डी 0.512। क्या होगा जल्दी से बोलिए फटाफट। 7 नंबर का आंसर मैं बताता हूं, सी होगा, 0.0512 होगा इसका। सी इज राइट आंसर। ठोकम ठोक तरीके से ठोको, लाइक ठोको।
8 नंबर 1 m चीनी के विलयन का हिमांक अवनमन 1 m सोडियम क्लोराइड के विलयन के हिमांक अवनमन से होता है। ए अधिक, बी कम, सी बराबर, सी में दिया बराबर और डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 8 का आंसर बताइएगा? इसका होगा 8 का बी कम होता है। क्या होता है? कम। अब चलिए 9 नंबर देखते हैं। HCl और H2O के एजोट्रॉपिक मिश्रण में होगा 22.2% HCl, 48% HCl, 36% HCl और डी 20.2% HCl। बिहार बोर्ड 2017 में पूछा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर होगा 22.2% HCl। 22 H2O और HCl मिलकर एजोट्रॉप मिश्रण बनाता है। इसका आंसर होगा 22.2% HCl। जानते हैं हम क्वेश्चन बैंक में देखे ना, दिया होता 20.2% HCl दिया गया था, जो कि गलत था, ठीक है ना। लेकिन मैंने सही बताया, वहां पर 22.2 बताया, ठीक है ना। मैंने बता दिया था 22.2 होगा, ठीक है। अब 10 नंबर, एक जलीय विलयन -0.186 डिग्री पर जम जाता है। इस विलयन का क्वथनांक उन्नयन होगा। Kf बराबर दिया गया 1.86 और Kv बराबर 0.514। तो आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। अभी तुरंत हम बताए थे, इसी का आंसर बताए थे। जो क्वेश्चन 7 नंबर जो बताए थे वही 10 नंबर है, दोहरा दिया। 7 और 10 एक ही जैसा है। तो देखिए 7 में क्या आंसर बताए थे, वही 10 का होगा। आप खुद से बताइएगा आंसर इसका क्या होगा, टाइप कीजिएगा। 11 नंबर, किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है। विलयन की मोलरता कितनी होगी? 0.25, बी 0.5, सी 10 और डी 5। क्या होगा? इसका आंसर होगा 0.5। ए होगा 0.25 होगा, सॉरी 0.25 होगा, 0.25, ठीक है। अच्छा चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर कहता है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? 2011 में पूछा गया है। क्या होगा? ए ऑप्शन बता रहा हूं मैं 0.1, बी बता रहा हूं 0.5, सी बता रहा हूं 5.5 और डी बता रहा हूं 55.0। क्या होगा आप बताएं जल्दी से। और इसमें कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी दिया, उसमें वो भी बता देते अच्छा रहेगा, ठीक है ना। उसको भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको दे सकता है, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन दे देगा आपको, ऐसा नहीं विदाउट ऑप्शन वाला कोई नहीं देगा आपको क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए पहले 12 का क्या कहते हैं आंसर सही से बता देते हैं आपको हम। इसका आंसर होगा बी होगा 0.5, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला, ठीक है ना। बिलियन के वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन बराबर होता है बिलियन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। जो डैश लगा वो मोल प्रभाज के बराबर होगा, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, विलयन का हिमांक शुद्ध द्रव के हिमांक से क्या होता है? शुद्ध द्रव के हिमांक से क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक है ना। और 3 नंबर पढ़ते हैं, विलायक के 1000 ग्राम में किसी पदार्थ का 1 मोल घोलने से क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे विलायक का डैश कहते हैं, उसे कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। मोलल उन्नयन स्थिरांक, कान खोल के सुनिए। चलिए अब आते हैं हम लोग क्या, ये तो सेकेंड चैप्टर भी आपका खत्म हो गया, फिनिश हो गया। अब हम लोग थर्ड चैप्टर में आते हैं। 5 चैप्टर है, सरफेस केमिस्ट्री तक आपको पढ़ना है, ठीक है ना। सरफेस केमिस्ट्री तक, समझे। तो ये जो है ना क्या कहते हैं, तीसरा चैप्टर है आपका, ठीक है। थर्ड चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है द्रवित NaCl, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो देखिए आप स्क्रीन पर दिख रहा है द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। क्या होता है? क्लोरीन, ए, बी सोडियम, सी सोडियम अमलगम, डी हाइड्रोजन। तो क्या होगा? जल्दी से फटाफट इसमें बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए। ए का क्या होगा? ए का होगा, आपको बता रहे हैं आपको हम, ए का होगा कैथोड पर मुक्त होता है सोडियम। सोडियम इज राइट आंसर। 2 नंबर, प्लेटिनम उत्प्रेरक का इस्तेमाल करके तनु H2SO4 का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कौन सी गैस मुक्त होती है? 2 नंबर का आंसर बताना है आपको, 2 नंबर का आंसर बताना है, 2 का। तो एनोड पर मुक्त होता है ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है।
3 नंबर 96,500 कूलाम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। तो मुक्त करता है, इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, 3 का हो जाएगा 31.76 ग्राम तांबा होगा, ठीक है ना। 4 नंबर NaCl के तनु जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड पर मुक्त होता है। NaCl2H2O2 NaCl तनु जलीय विलयन में, देखिए ऊपर जो क्वेश्चन था 1 नंबर वो था द्रवित NaCl में, यह है तनु जलीय विलयन में, तो इसका थोड़ा दूसरा हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन H2 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 नंबर चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक कितना होता है, चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक कितना होता है, 5 नंबर का आंसर बताना है आपको। L/A, B, A/L, C, L/A, D, R/A, तो आपको बताते हैं आंसर हम A होगा, L/A होगा, ठीक है ना। 6 नंबर एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.763 है, इसका मानक अपकरण विभव कितना होगा, देखिए वो प्लस में ऑक्सीकरण है तो अपकरण हो जाएगा माइनस में, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके सामने में आंसर क्या होगा बताइए, आंसर होगा इसका सी होगा, -0.763 होगा, ठीक है ना। 7 नंबर विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं विद्युत अपघटय, बी विद्युत अनअपघटय, सी H2O, डी तांबे के तार। तो विलयन में विद्युत का संचालन जो करता है उसका नाम है, वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, वो विद्युत का संचालन जो विद्युत प्रवाहित करवाता है वो है आपका विद्युत अपघटय, ठीक है ना। क्या है, विद्युत अपघटय, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा चलिए 8 नंबर आते हैं, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, लेकलांच सेल, सांद्रण सेल, लेड स्टोरेज सेल, इनमें से सभी। 8 नंबर का आंसर बताइएगा, तो देखिए इसमें होगा लेड स्टोरेज सेल होगा सी। जानते हैं मैंने क्वेश्चन बैंक पढ़ाना तो उसमें लिखा हुआ था सभी लिखा हुआ था, लेकिन मैंने सही बताया, लेड स्टोरेज बैटरी ही बताया मैंने, लेकिन उसमें लिखा हुआ था सभी, ठीक है ना। तो इतना गलत देता है कि 1-2 को मिस्टेक हो ही जाता है, ठीक है ना। अब बता रहे हैं तो पता थोड़ी, कॉन्सेंट्रेट हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ठीक है ना। अब बता रहे हैं तो उतने ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, पूरे क्वेश्चन बैंक को ले लिए हम और 200 ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, समझ रहे हैं ना। 1-2 को मिस माइंड हो जाता है, माइंड से निकल गया तो ठीक है ना। अब उस समय आप बना रहे हैं तो उसको लगता है, अब वीडियो बना रहे लग रहा है वो क्या देखिए आप बुक में, अब चलो बता देते क्वेश्चन बैंक भी सही ही होगा, लेकिन बाद में पता चलता है वो तो गलत था यार, ठीक है ना। तो 1-2 को गलत हो जाता है, आप 200 ऑब्जेक्टिव बताए थे गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो माइनर गलती होता है, सबसे होता है, ठीक है ना। चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं आप क्या होगा। 9 नंबर क्वेश्चन जो दिखाया पर आपके स्क्रीन पर, सेल दिया गया Zn और फिर स्लेश है ZnSO4, फिर है डबल स्लेश मतलब 2 उदर्ग लाइन है, ठीक है, उदर्ग रेखा है CuSO4, फिर एक उदर्ग रेखा है Cu का विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट है, इसका कैथोड पर कितना मान होगा, कैथोड, इसका कैथोड कौन होगा, इसका पूछ रहा है कैथोड कौन होगा, बताइए क्या होगा कैथोड, जल्दी से देखिए आपको बता देते हैं। Zn होगा एनोड और Cu होगा कैथोड, ठीक है ना। आप समझ लीजिए क्या आंसर होगा इसका आंसर होगा बी Cu। 10 नंबर ए बी सी और डी धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड क्रमशः -3.05, -1.66, -0.40 और 0.8 वोल्ट है। इनमें किस धातु की अपकरण क्षमता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, 10 का ए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं आपको हम, Mg और एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण विभव क्रमशः +2.37 और 1 + 1.66 वोल्ट है, इसलिए रासायनिक अभिक्रियाओं में Mg ए ऑप्शन दिया है Al द्वारा विस्थापित होगा, बी Al को विस्थापित करेगा, सी Al को विस्थापित नहीं करेगा, डी इनमें से कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। 11 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा, 11 का होगा बी Al को विस्थापित करेगा, ठीक है ना। आपको डायरेक्ट हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर बताते जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। 12 नंबर लवण सेतु में KCl प्रयुक्त होता है क्योंकि यह एक विद्युत अपघटय है, दूसरा है यह विद्युत चालक है, विद्युत का सुचालक है, सी है क्या यह जिलेटिन के साथ गाढ़ा विलयन है, और डी है K+ और Cl- आयनों के चालक तो लगभग बराबर होते हैं, तो डी इज राइट आंसर। K+ और Cl- आयनों के चालक तो लगभग बराबर होते हैं। 12 का
13 का सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया के होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल का मान होना चाहिए क्या? तो सीधे बोल देते हैं होना चाहिए विद्युत वाहक बल का मान हमेशा धनात्मक होना चाहिए। 13 का ए होगा आंसर। 14 का मैं डायरेक्ट बोलता हूँ आंसर क्या होगा इसका, पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। Cu प्लस Cu कोमा Zn Ag और Fe के अपकरण विभवों का क्रम है, तो इसका क्या हो जाएगा। 14 का मैं बोलता हूँ इसका आंसर बी होगा। Ag होगा पहले, तब होगा Cu, फिर होगा Fe, फिर होगा Zn होगा, ये होगा बी होगा इसका आंसर, ठीक है 14 का। 15 का मैं फिर पढ़ता हूँ, और सेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा डायरेक्ट मैं बोलता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या 15 का है ना जी, 15 का इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 15 का मैं बोल रहा हूँ, 15 का इसका आंसर होगा प्लस 1.17 वोल्ट। ये भी देखिए क्वेश्चन क्या हुआ, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये भी क्वेश्चन जो है ना, ये भी जो क्वेश्चन दिया गया है अभी आपको जो पढ़े हैं 15 नंबर क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये भी गलत बताया गया है क्वेश्चन बैंक में, ठीक है ना। इसका आंसर क्वेश्चन बैंक में दिया गया है ए, लेकिन होगा क्या, डी होगा इसका आंसर, डी। नोट करो 1.17 वोल्ट होगा, ठीक है ना। इसका आंसर होगा 15 का डी। अब फिर कहता है 16 निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल, वो तो ऊपर अभी देखे ही थे कि लेग्रांचे होगा, लेड स्टोरेज होगा, साधारण सेल, में सभी आप खुद बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, जरा सा आपको तो पता ही है क्योंकि हम आपको बताए ऊपर बताए थे ना। चलिए बताएं क्या होगा इसका आंसर, लेड स्टोरेज बैटरी होगा, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर 4, फिर देखेंगे चैप्टर 5, और 5 तक ही फिजिकल केमिस्ट्री वही खत्म हो जाएगा 5 तक में, ठीक है ना। दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे चैप्टर 4 का, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जल में अभिक्रिया H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl की कोटि होती है कैसा, कोटि क्या होगी, तो 0 होगी। ये 2011 में पूछा गया, ठीक है ना। दोस्तों अभी हम बता रहे थे, खड़ा होकर बता रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा थक गए, ठीक है ना। अभी रात का हो रहा है, 11 बज रहा है रात का, तो अब हम बैठ के बता रहे हैं आपको, कोई बात नहीं है, आपको समझ में आएगा। कहता है क्या अभिक्रिया A गिव्स B के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है, तो ये होता है -dA बाय dt, -dA बाय dt होता है। अच्छे से आप फिजिकल केमिस्ट्री कर लो, सारा ये जो इतना भी बता रहे हैं आपको हम पूरी तरह से 100% करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी अभिक्रिया के वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है, ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया कोटि कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर है 2 है, यहाँ पर है 1, रहता नहीं 1, ठीक है ना, लिखा नहीं रहता है लेकिन फिर भी 1 होता है, पावर में 1 रहता है, ठीक है ना। तो 2 + 1 मतलब हो जाएगा इसका 3। 4 नंबर, यदि समीकरण वेग इतना में A का सांद्रण स्थिर रखकर B का सांद्रण द्विगुना कर दिया जाए तो वेग कितना गुना हो जाएगा, मतलब वेग क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए क्या हो जाएगा वेग, तो जब B का सांद्रण तिगुना कर दिया जाएगा तो वेग हो जाएगा 9 गुना हो जाता है, कितना हो जाता है 9 गुना, 4 का हो जाएगा D। चलिए नेक्स्ट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो होता है वो होता है समय पर पावर -1 होता है या सेकेंड पावर -1 होता है, ठीक है ना। याद ही कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना, अनेक बार पूछा गया है, तो इसको मजाक में नहीं लेना है, ठीक है ना, एकदम सीरियस हो जाइए, ठीक है। मजाक में लीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 6 का अब देखेंगे हम लोग, कहता है क्या अभिक्रिया A गिव्स E के लिए पाया गया कि अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। A का
ए का सांद्रण 4 गुना कर दिया जाता है, इस अभिक्रिया में ए की कोटि कितनी होगी? ए की कोटि कितनी होगी? 6 नंबर। ए की कोटि कितनी होगी? अभिक्रिया की दर दोगुनी कर दी जाती है, ए की कोटि 2 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 2। अच्छा 7 नंबर देखेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी फटाफट टाइप कीजिए। 2017 में पूछा गया है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा टी हाफ समानुपाती ए। नेक्स्ट, एक अभिक्रिया का वेग समीकरण, वेग इतना दिया गया है, इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? अभी तुरंत बताए थे ऊपर, 2 + 1 3, तो होगा इसका क्या? सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। 9 नंबर, कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, जो अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करता है, ताप, दाब, सांद्रण, ये तीनों अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, मतलब इनमें सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 10 नंबर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई निम्नलिखित में क्या होगी? वही होगी, समय -1 हो जाएगा। प्रथम कोटि, एक ही क्वेश्चन को डबल कर दिया, दो क्वेश्चन डबल कर दिया है। आर्हेनियस का समीकरण क्या होता है? आर्हेनियस का समीकरण देखिए बहुत ही हल्का है, ये बस यही है, k = a e⁻⁻�RT। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, कोई अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है, इसके 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा? 16 मिनट लगता है, आप बना के देख सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, जल में H2 + Cl2 2HCl बनाता है तो क्या होगा इसका? 1 नंबर जो क्वेश्चन भी बताए थे वही है, ये 0 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट। ये देखिए दोस्तों, चैप्टर 5 आ गया है सरफेस केमिस्ट्री। तो चलिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एक है। अच्छा क्या है बताइए जल्दी से फटाफट स्पीड में। एक अच्छा अवशोषक है, हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो चुका है और मुझे नींद भी आ रहा है, ठीक है ना। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है पृष्ठीय घटना है, ठीक है ना। अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा कहलाती है, तो मुक्त ऊर्जा कहलाती है, अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा कहलाती है, अधिशोषण ऊर्जा कहलाती है। जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है, जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है कहलाता है क्या? पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाता है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, ठीक है ना, मजाक मत लीजिएगा। अच्छा 5 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि कोलाइडी विलयन की कौन सी अवस्था कुहासा में होती है? गैस का द्रव में परिक्षेपण। अच्छा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 6 नंबर कहता है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन क्या कहलाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये कहलाता है विद्युत कण संचलन कहलाता है, ठीक है ना। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है क्या? दूध है, दूध है जल में परिक्षेपित वसा है, जल में परिक्षेपित वसा है, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पर एक दिखाई पड़ रहा है, इसको भी बता ही देते हैं। सिलिका जेल को अधिशोषित डैश को अधिशोषित कर लेता है। सिलिका जेल जो है वो डैश को अधिशोषित कर लेता है, तो वो जल वाष्प को अधिशोषित करता है। एक क्वेश्चन आपका ये वाला। तो ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं आप कितना प्यार देते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। देखते हैं कितने बच्चों को आप शेयर करते हैं, देखेंगे क्या कि नहीं। मुझे अधिक से इस वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, तो हम ज़रूर और कार्बनिक भी लाएंगे, मतलब इनऑर्गेनिक का भी ऑब्जेक्टिव लाएंगे और ऑर्गेनिक का भी ऑब्जेक्टिव लाएंगे, ठीक है ना। देखिए मेरे आंखों में नींद देखिए कितना लगा हुआ, नींद लगा हुआ फिर भी आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अभी 11 बज गया, फिर सुबह में क्लास भी है मेरा, ठीक है ना। तो दिन भर का थका हुआ फिर रात में आपको बताते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कितना प्रॉब्लम होता होगा। फिर भी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, ठीक है ना। तो चलिए आप भी को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर।